खतरा किससे है? हिंदुस्तान तो इस तरफ नहीं है। यहाँ मुजफ्फराबाद में स्टेटस को किससे खतरा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा आज सिर्फ इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं बल्कि पीओके के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी बन सकती है। 75 साल से पाकिस्तान दुनिया को ये बताता आया है कि वो कश्मीरियों की आवाज उठाता है, लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही कहानी सुना रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की सड़कों पर हजारों लोग इस्लामाबाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महंगाई, बिजली के बिल और गेहूं की बढ़ती कीमत से शुरू हुआ ये आंदोलन अब गवर्नेंस, रिसोर्स और रिप्रेजेंटेशन के सवाल तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात, कुछ प्रोटेस्ट लीडर खुलेआम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ट्रेड और राशन रोकेगा तो नए रास्ते खोले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो इंडिया के साथ भी व्यापार किया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान के उस नैरेटिव को चैलेंज करता हुआ दिख रहा है जो दशकों से कश्मीर इशू के आसपास बनाया गया था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1947 के पार्टीशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर पर पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और उसके बाद एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और इंडिया इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके मानता है। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने इस रीजन को स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दी, लेकिन डेवलपमेंट और लोकल गवर्नेंस के सवाल हमेशा उठते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट के मामले में पीओके पाकिस्तान के बड़े शहरों से काफी पीछे रहा। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार कमजोर होती गई। IMF, बेल आउट, फॉरेन डिबेट और रिकॉर्ड इन्फ्लेशन ने गवर्नमेंट को सब्सिडी कम करने पर मजबूर कर दिया। इसका सीधा असर पीओके पर पड़ा। बिजली के बिल बढ़ गए, गेहूं और रोजमर्रा की चीजों की प्राइसेस आसमान छूने लगी और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती चली गई। शुरू में लोग सिर्फ सस्ती बिजली और सस्ता राशन मांग रहे थे। बाजार बंद हुए, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हुई और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक बड़े मूवमेंट में बदल गया। लोगों ने सवाल उठाए कि अगर पहाड़, नदियां, फॉरेस्ट और टूरिज्म पीओके के हैं तो उनका असली फायदा इस्लामाबाद को क्यों मिलता है? लोकल यूथ को जॉब्स क्यों नहीं मिलती? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल बाहर के इंस्टीट्यूशन के पास क्यों रहता है? पाकिस्तान ने सिक्योरिटी बढ़ाई, चेकिंग पॉइंट लगाए और मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब आवाज दबाई जाती है तो गुस्सा और बढ़ता है। इसी वजह से आज पीओके में प्रोटेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि सेल्फ गवर्नेंस और लोकल राइट्स की डिमांड भी बन चुका है। अगर फ्यूचर में पीओके के लोकल ट्रेडर्स और बिजनेस ग्रुप इंडिया के साथ ट्रेड की डिमांड को और जोर से उठाते हैं तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। एलओसी ट्रेड कोई नया कंसेप्ट नहीं है। पहले भी लिमिटेड क्रॉस एलओसी ट्रेड और बस सर्विसेज चल चुकी हैं, जहां लोकल प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ये प्रोसेस रुक गया, लेकिन उसने ये जरूर दिखाया कि दोनों तरफ से लोकल लोग इकोनॉमिक कनेक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर कभी ऐसे रोड दोबारा खुलते हैं तो जम्मू रीजन एक कमर्शियल गेटवे बन सकता है। ड्राई फ्रूट्स, एप्पल, वॉलनट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मेडिसिनल हर्ब्स और टूरिज्म सेक्टर को नया मार्केट्स भी मिल सकता है। ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। बॉर्डर एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। इंडिया के लिए इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी होगा। इकोनॉमिक एंगेजमेंट अक्सर कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का एक इफेक्टिव टूल माना जाता है। जब लोग ट्रेड और बिजनेस से जुड़े होते हैं तो स्टेबिलिटी की डिमांड नेचुरली बढ़ने लगती है। इसी वजह से दुनिया के कई कॉन्फ्लिक्ट रीजन में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को पीस प्रोसेस का हिस्सा माना गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये एक सेंसिटिव इशू है। उनका पूरा कश्मीर नैरेटिव इसी बात पर टिका है कि वो कश्मीरियों की आवाज उठाता है, लेकिन उसके कंट्रोल वाले इलाके के लोग गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक राइट्स के सवाल उठाते हैं तो नेचुरली उस नैरेटिव पर प्रेशर पड़ता है। इस वजह से एनालिस्ट इस मूवमेंट को सिर्फ लोकल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए इंटरनल गवर्नेंस चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। इस पूरे इशू का एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर चाइना भी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का एक हिस्सा इसी रीजन से गुजरता है। चाइना ने पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं और उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी स्टेबिलिटी है। अगर पीओके में प्रोटेस्ट और इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो CPEC प्रोजेक्ट्स पर इनडायरेक्ट प्रेशर आ सकता है। इसी वजह से बीजिंग भी इस सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। कई एक्सपर्ट इस मूवमेंट की तुलना बांग्लादेश 1971 से करते हैं, लेकिन दोनों सिचुएशन अलग है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री और आइडेंटिटी अलग थी, जबकि पीओके का कॉन्टेक्स्ट अलग है।
हाँ, एक सिमिलैरिटी जरूर है कि जब किसी रीजन के लोगों को लगता है कि उनके रिसोर्सेज का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा और उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तब डिससैटिस्फैक्शन धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट का रूप लेने लगता है। अब इस मूवमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर आते हैं। 1990 के दौरान जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म बढ़ने के बाद कई लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में गए। पाकिस्तान की एजेंसीज और पॉलिटिकल लीडरशिप ने उन्हें सपोर्ट, राशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस का वादा किया। कई सालों तक ये मॉडल चलता रहा, लेकिन इकोनॉमिक कमजोर होने के साथ सब्सिडीज और फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार कम होते गए। इसी डिससैटिस्फैक्शन के बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का फॉर्मेशन हुआ। इस प्लेटफॉर्म ने ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट यूनियन, स्टूडेंट और लोकल ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाकर महंगाई, बिजली, गेहूं और लोकल राइट्स के मुद्दे उठाए। इस वजह से ये मूवमेंट धीरे धीरे आम लोगों का मूवमेंट बन गया। फिर आया वो स्टेटमेंट जिसने पूरे पाकिस्तान में डिबेट शुरू कर दी। प्रोटेस्ट लीडर सरदार अमन कश्मीरी ने कहा कि अगर पाकिस्तान राशन और जरूरी सामान रोकेगा तो नए ट्रेड रूट्स खोले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो इंडिया के साथ भी ट्रेड की पॉसिबिलिटीज देखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का मुद्दा कश्मीरियों का है और लोकल रिसोर्स पर पहला हक लोकल लोगों का होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को कई लोग पाकिस्तान के ट्रेडिशनल नैरेटिव के लिए चैलेंज के रूप में देखते हैं। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि POK के सभी लोग एक ही पॉलिटिकल सोच नहीं रखते। कई लोग सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहते हैं, कई गवर्नेंस इंप्रूव करना चाहते हैं और कुछ लोग अल्टरनेटिव ट्रेड ऑप्शन की बात करते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भी। ऑफिशियल पोजीशन वही है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसीलिए इंडिया अपनी एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी पर ही फोकस करता है। लेकिन अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और लोकल ट्रेड की डिमांड बढ़ती है तो इसका फायदा दोनों तरफ की लोकल बिजनेसेस को मिल सकता है। अगर फ्यूचर में कभी POK के थ्रू स्टेबल और लीगल लैंड ट्रेड कॉरिडोर डेवलप होता है तो इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा इंडिया को मिल सकता है। आज इंडिया का सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ ज्यादातर ट्रेड सी रूट्स या ईरान के चबहार पोर्ट्स के थ्रू होता है, लेकिन POK के रास्ते जम्मू से गिलगित बाल्टिस्तान और आगे चाइना, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स मौजूद रहे हैं, जिन्हें प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा भी माना जाता था। अगर किसी भविष्य में पॉलिटिकल सिचुएशंस और रीजनल एग्रीमेंट्स इसकी इजाजत देते हैं तो इंडिया के ट्रक्स सीधा लैंड रोड के जरिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और टर्कमेनिस्तान जैसे मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू मिडिल ईस्ट तक भी एक अल्टरनेटिव ओवरलैंड कनेक्टिविटी बन सकती है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिलीवरी टाइम दोनों कम हो सकता है। नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल हब्स को नए एक्सपोर्ट मार्केट्स मिल सकते हैं और जम्मू कश्मीर एक मेजर लॉजिस्टिक गेटवे बन सकता है। हालांकि ये सब तभी संभव है जब रीजनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इसी तरह के कॉरिडोर्स को सपोर्ट करें। इसीलिए फिलहाल इसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि तुरंत होने वाली रियलिटी के रूप में। आज POK की सड़कों पर उठी आवाज सिर्फ गेहूं और बिजली के बिल तक नहीं है। ये आवाज बेटर गवर्नेंस, इकोनॉमिक राइट्स, लोकल रिप्रेजेंटेशंस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं, बल्कि ट्रस्ट और गवर्नेंस का चैलेंज भी बन चुका है। आने वाले सालों में ये मूवमेंट किस दिशा में जाएगा, इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। हो सकता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए या फिर ये मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि POK के अंदर जो डिबेट कभी सिर्फ सब्सिडी तक सीमित थी, वो आज डेवलपमेंट, गवर्नेंस और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तक पहुंच चुकी है। और शायद इसीलिए साउथ एशिया की पॉलिटिक्स एक नए मोड पर खड़ी नजर आ रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान इस बढ़ती हुई आवाज को समझ पाएगा या फिर ये आवाज आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या POK के अंदर बढ़ता इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इंटरनल चैलेंज बन सकता है? और अगर कभी इंडिया के साथ ट्रेड के नए रास्ते खुलते हैं तो क्या पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको बैठक न्यूज की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।